प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा मिली होती है, जो कि 14 दिन के लिए वो बाहर आया होता है और 14 दिन के बाद उसे जेल में वापस जाना होता है, क्योंकि उसने उसके पिता की मौत हो चुकी थी, जिसमें वो 14 दिन की बेल पर बाहर आया था। और उसका अब जब 14 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन पहले ही जब उसे जेल वापस जाना था, यहाँ जेल भी उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो एक दिन पहले ही 29 तारीख को उसका पूरे होने थे वो 14 दिन, लेकिन एक दिन पहले ही सूचना मिलती है कि जिस कैदी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी और जिसे वापस लौटना था, उसकी मौत हो चुकी है। उसने सुसाइड कर लिया है घर में ही, क्योंकि वो जेल की ज़िंदगी से तंग आ चुका था। सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो इस चीज़ से परेशान है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। इस केस को यहीं बंद कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है और केस को वहीं बंद करने की तैयारी हो जाती है। लेकिन केस बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब एक बार देखी जाती है तो केस को एक नया मोड़ मिलता है। केस की दोबारा से छानबीन की जाती है और फिर जो भी मामला सामने आता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। तो ऐसा क्या हुआ था इसमें? क्या सच में वही इंसान मरा था या किसी की मौत हुई थी? सुसाइड नोट मिला था तो उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसे मारा था? अगर उसे आत्महत्या ही करनी थी तो उसे किसी ने क्यों मारा था? बहुत ही अच्छी वीडियो, आप लोग पूरी प्लीज़ ज़रूर देखना। आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था। सच्ची कहानी है ये। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहाँ हरिनगर में ये व्यक्ति रहता था, जिसका नाम राजेश था। उम्र लगभग इसकी 34 साल थी। 2014 में इसके हाथों से एक मर्डर हो जाता है, जिसके लिए इसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। इसी दौरान 2018 में इसके पिता की मौत हो जाती है। मौत के चलते इसे 14 दिन की छुट्टियों पर बाहर भेजा था अपने घर, क्योंकि इसके पिता की मौत हो चुकी थी। घर में पिता के अलावा इसकी माँ थी, जो कि उनकी भी उम्र हो चुकी थी। अब जब इसको बेल मिलती है, ये घर आता है अपने। 13 दिन हो जाते हैं। 13वें दिन ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। दरअसल जो वो सुसाइड नोट जब मिलता है, इसे वापस जाना होता है, जब खबर मिलती है कि ये नहीं, मतलब उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो जेल की ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। तो उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। रिश्तेदारों को बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती है तो पुलिस को चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं। दरअसल उस व्यक्ति की मौत गला घोंटने से हुई थी। अब जब उसने सुसाइड नोट लिखा था, हैंड राइटिंग भी उसी व्यक्ति की थी, राजेश की, जिसकी मौत हुई थी। अब पुलिस सोचती है कि जब उसको आत्महत्या ही करनी थी तो उसको गला दबाकर मारने की क्या ज़रूरत थी। तो जो भी घटना स्थल की तस्वीरें खींची गई थी, अब पुलिस उसको बारीकी से देखती है तो उस तस्वीरों में पुलिस को कुछ ऐसा नज़र आता है। उसमें पुलिस देखती है कि जो भी व्यक्ति आग लगाने से, अगर वो सुसाइड करने से मरेगा, तो उसके पैर अलग अलग होंगे, क्योंकि वो तड़पेगा उस टाइम। लेकिन उस फोटो में उसके पैर चिपके हुए थे, साथ ही पैर और हाथ नहीं जले हुए थे। उसका मुंह और छाती जली हुई थी। तो पुलिस को शक होता है। शक होने के दौरान पुलिस 2-4 पुलिस वाले जाते हैं वहाँ, घटना स्थल पर जाते हैं, वहाँ का बारीकी से मुआयना करते हैं। वहाँ देखा जाता है कि जो व्यक्ति मरा है, वहाँ के लोगों से पूछताछ भी की जाती है। पूछताछ के दौरान वहाँ के जो एक इंसान होता है वो बताता है कि राजेश जब आया था बेल पर, तो वो एक नंबर चला रहा था, एक फ़ोन नंबर एक्टिव कर रखा था उसने। अब उस नंबर को चेक किया जाता है तो वो नंबर भी स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आने के बाद में उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो नंबर एक व्यक्ति का होता है, जो कि बिहार का रहने वाला था। उसका नाम उमंग होता है। अब जब उस व्यक्ति, थोड़े दिन बाद उसका नंबर एक्टिव होता है और उस व्यक्ति से बात की जाती है। साथ ही उस व्यक्ति को वहाँ जाकर पकड़ लिया जाता है
उस व्यक्ति से बात की जाती है तो वो बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बता देता है कि जब वो जेल से आया था उसके 13वां दिन था जिस दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी था, साथ ही परेशान भी था और मुझसे मिलने के लिए कहता है तो मैं उससे मिलता हूँ। साथ ही वो इंसान उसके यहाँ किराए पर रहा करता था, लेकिन नौकरी करता था तो किराए पर वहाँ रहता था राजेश के ही यहाँ, लेकिन कुछ महीनों से वह खाली कर वहाँ से चला गया था, कहीं और रहने लगा। अब वो ये बताता है जिस दिन मैं उससे मिलने आया था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था, साथ ही वो ये चाहता था, उसे ये भी पता था कि अब अगर वो जेल गया तो उसके वापिस आने की उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म है। वो ये चाहता था कि वो जेल भी ना जाए और मरे भी ना और ज़िंदा भी रहे, ऐसा क्या हो। तो उसके दिमाग में एक आइडिया जाता है, क्योंकि वो क्राइम स्टोरी देखा करता था, साथ ही न्यूज़ भी देखा करता था। उसके दिमाग में एक आइडिया जाता है कि वो क्यों ना अपनी जगह किसी और को मार दे। वो मुझसे बात करता है कि मैं उसका साथ दूँ तो मैं उससे मना कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे 1 लाख रुपए का लालच देता है, साथ ही कुछ पैसे एडवांस भी देता है। तो इसलिए मैं लालच में आ जाता हूँ और उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। 13वें दिन मैं उससे मिलने आया था तो वो और मैं बाहर जाते हैं घूमने के लिए एक पेट्रोल पंप पर। वहाँ उसे एक राजू नाम का शख्स मिलता है जो कि उसी की कद काठी का था, देखने में उसी की तरह लगता था। तो हम उससे बात करने लगते हैं, बात करने के दौरान ही दोस्ती कर लेते हैं। साथ ही राजू जो होता है वो मजदूरी का काम किया करता था, घर में उसके 2 छोटे बच्चे थे और एक पत्नी थी। अब उससे बात करते करते दोस्ती हो जाती है तो वो उसे अपने घर बुलाने को मतलब बोलता है कि घर पर पार्टी करेंगे। साथ ही वो इंसान मजदूर था, गरीब था, इसीलिए वो शराब का लालच उसे उसके साथ जाने पे मजबूर कर देता है। अब वो राजेश के साथ आ जाता है। राजेश और मयंक मिलकर उसे शराब पिलाते हैं। शराब पीने के दौरान उसे जब ज़्यादा नशा हो जाता है, नशे के दौरान वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसको गला घोटने लगते हैं उसका। साथ ही जब वो लेट जाता है तो उसके मतलब नशे में हो जाता है तो उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। बांधने के बाद वो उसके ऊपर घर में ही कॉपी किताब वगैरह जो पड़े होते हैं वो उसके ऊपर डाल देता है और एक सुसाइड नोट लिख देता है राजेश, जो कि पास में ही रख देता है, जो कि पुलिस को मौके पर बरामद हो जाए। अब वो दोनों प्लानिंग वही करते हैं, उसको हाथ पैर बांध देते हैं। साथ ही घर में जो उसकी माँ थी एक बूढ़ी, वो पहले से ही उनको मंदिर भेज देता है। अब वो खुद राजेश के साथ घर में अंदर से कुंडी लगा लेता है और छत के रास्ते से बाहर निकल जाता है अपने दोस्त के साथ। निकलने के बाद बाइक का जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी उसके ऊपर डाल देता है बाइक से निकाल कर, और बाहर निकलने के बाद में खिड़की से माचिस की तिल्ली जलाकर अंदर फेंक देता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर खुद तो चेन्नई चला जाता है और अपने उस दोस्त को मेरठ में भेज देता है। अब दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जाने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि घर में आग लग गई है, सुसाइड कर ली है राजेश ने, तो पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस यही सोचती है कि उसको राजेश ने सुसाइड कर लिया, इस डर से सुसाइड नोट भी मिल जाता है, तो यही सोचा, लेकिन पोस्टमार्टम से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब उसको तो पकड़ लिया जाता है। पुलिस को ये पता था कि राजेश ज़रूर अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, तो पुलिस इसी चीज़ का वेट करती है, साथ ही उसको अपनी निगरानी में भी रखती है। ऐसा ही होता है। दूसरा दिन होता है तो अचानक से राजेश का उसके दोस्त के फ़ोन पर फ़ोन आता है और वो पूछता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्या पुलिस शांत है या कुछ छानबीन अभी भी कर रही है। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो पुलिस के कहे मुताबिक बोल देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो जो उसका दोस्त होता है राजेश, वो उसे बोलता है कि मुझे चेन्नई में मदद की ज़रूरत है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ है तो मुझे बताओ। तो वो हाँ कर देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा फ़ोन करके। ऐसा कहने के बाद फ़ोन कट जाता है। दूसरे दिन फिर से उसका फ़ोन आता है राजेश का अपने दोस्त के पास, जो कि पुलिस के कहे मुताबिक वो बोल देता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्त का नंबर दे रहा हूँ, कल तुम्हें 2 लोग मिलेंगे, उनसे तुम बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। वो कहता है ठीक है। अब पुलिस वाले अपने ही टीम के 2 लोगों को वहीं के चेन्नई के लोग बनाकर वहाँ भेजता है, मयंक के दोस्त बनाकर। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वो उससे फ़ोन पर बात करता है, राजेश उनको बताए एड्रेस पर पहुँच जाता है। देखता है वो तिलक लगाए लुंगी पहने हुए 2 लोग खड़े हुए हैं। वो समझ जाता है और अपनी मदद करने के उससे कि ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, मुझे मेरी मदद करेंगे, उनके पास चला जाता है। जाने के बाद पुलिस उसे धर दबोचती है और गिरफ्तार कर लेती है। अब उसे दोबारा जेल में भेज दिया जाता है, दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही मयंक को भी उस जुर्म में साजिश मतलब उसकी साजिश में
साथ होने के जुर्म में, उसकी हत्या करने के जुर्म में उसको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसको तो पहले से ही उम्र कैद थी, तो राजेश को तो उम्र कैद होगी ही, लेकिन उसको देखते हैं कितनी सज़ा मिली होगी। लेकिन ये कहते हैं ना, इंसान जुर्म करता है, कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ देता है, इसमें भी उसने सबूत छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जिस इंसान को, राजू को मारा गया था, उसकी चप्पलें भी वहाँ मिलती हैं उसके घर में। उन चप्पलों की पहचान उसकी पत्नी कर लेती है। पुलिस वहीं जाकर राजू के घर जाती है छानबीन के दौरान, तो उसकी पत्नी बता देती है, क्योंकि लोकल पुलिस में उसकी पत्नी ने अपने पति की कंप्लेंट गुमशुदगी की दर्ज करा रखी थी, जिससे ये साबित हो गया था कि मरने वाला आदमी कोई और नहीं, वो राजू ही था। उसकी पत्नी उसकी चप्पल भी पहचान लेती है। तो दोस्तों, कोई कितना भी गुनाह कर ले, अगर बारीकी से छानबीन की जाती है तो केस सब सॉल्व हो जाता है और मुजरिम पकड़ा जाता है। इसमें भी अगर रिपोर्ट पोस्टमार्टम की बारीकी से नहीं देखी होती तो शायद लोग यही समझते कि राजेश ने सुसाइड कर ली और वो मर चुका है, और वो उसे उम्र कैद की सज़ा थी, जो कि आज़ाद घूम रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे दोबारा जेल में ही जाना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।